वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, फिर हमने देखा था कि जो पायरुविक एसिड है उसकी फेट क्या होगी। अब हमें स्टार्ट करना है फर्मेंटेशन से। तो बेसिकली फर्मेंटेशन क्या होता है कि हमने देखा था अलग अलग फेट सेल की नीड पे डिपेंड करती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड द अरेबिक रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, जैसे कि ईस्ट में द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन by set of reaction where the pyruvic acid is converted CO2 एंड इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन में जिसमें जैसे कि हम देख सकते हैं ईस्ट में, तो जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो किसके थ्रू अचीव होता है? एनारोबिक कंडीशन में अचीव होता है बाय द सेट ऑफ रिएक्शंस। कुछ सेट होते हैं रिएक्शन के, उनके थ्रू जहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और इथेनॉल में। तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा? CO2 और इथेनॉल बनेगा। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड द अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज कैटेलाइज दीज रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब फर्मेंटेशन हो रहा है जहाँ पे एंड प्रोडक्ट CO2 और इथेनॉल है, तो जो एंजाइम यूज़ होते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं? डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड से। और जो स्टेप इन्वॉल्व होता है उस आगे हम जो फिगर देखेंगे 12.2 वहाँ मेंशन किया गया है। इन एनिमल सेल ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऐसा ही हमारे एनिमल सेल्स में भी देखने मिलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो वहाँ पे पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में बाय द लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। तो जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो कौन सा एंजाइम है वहाँ पे? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। और जब जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है वहाँ पे कौन कौन से दो एंजाइम है? डी कार्बोक्सिलेज एंड द अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे क्या है? NADH और H+। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था जब 1,3 कन्वर्ट हो रहा था सिंगल में, तो एक फॉस्फेट यूज़ हो जा रहा था, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल के कन्वर्ट कर रहे थे। तो जब NADH+ बनता है तो क्या बनता है? ये पूछ सकता है रिड्यूसिंग एजेंट कब बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो हम बताएंगे जब 1,3 बाय वाला कन्वर्ट होता है हमारा, तब जो चेंज उसमें से दो H+ निकलते हैं उस टाइम पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH+, और जो रीऑक्सीडाइज हो जाता है वापस से NAD+ में इन बोथ द प्रोसेस। किस किस में? जब लैक्टिक एसिड बनता है और जब इथेनॉल बनता है। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। इन्होंने कहा कि लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। अगर ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसमें लेस देन 7, उसका भी 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है, और उनमें से वो ट्रैप भी नहीं, एंड नॉट ऑल ऑफ इट, और उसमें से भी उस 7% में से भी सारी ATP में जाके ट्रैप नहीं होती। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हजार्डियस, ईदर एसिड और द अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। अब ऑब्वियसली प्रोसेस हजार्डियस तो है, चाहे एसिड बने चाहे अल्कोहल बने। व्हाट इज द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज? कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज एंड डिडक्ट द number of ATP utilized during glycolysis when the one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। बेसिकली यहाँ पे दो ATPs बनती हैं, ठीक है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। मतलब जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल बीवरेजेस होते हैं 13% वहाँ मैक्सिमम जाता है नेचुरली। तो ईस्ट पॉइजन अपने आप वो मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% या 13 से ऊपर जाएगी। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverage that are naturally fermented? वही 13%. How do you think alcoholic beverage of alcohol content greater than this concentration are obtained? ये basically ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? जो यहाँ पे बीवरेजेस क्या होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका ये सारा काम है कैसे वो चीज़ें आगे परफॉर्म करते हैं। तो अब हम कहा थे कि हाँ, जो अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं जिसमें हायर कंटेंट आता है वो कैसे बनता है। ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं जब 12th क्लास में विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन। तो बेसिकली जो बिवरेजेस इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू, फोर्टिफिकेशन के थ्रू, उसमें अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज कर देंगे, या फिर उनको अल्कोहल को हीट करते हैं, वेपर करते हैं, फिर उन वेपर को कलेक्ट करते हैं जो प्योर फॉर्म होती है, तो वहाँ पर ऐसे उनका कंसनट्रेशन बढ़ाया जाता है। What then is the process by which the organism can carry out the complete oxidation of the glucose and extract the energy stored
to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular respiration or cellular metabolism. In eukaryote, these steps take place within the mitochondria and this requires O2. अब बेसिकली अगर कंप्लीट हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. यूकैरियोट्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस in the presence of oxygen and the release CO2. Water and a large amount of energy present in the substrate. This type of respiration is the most common in higher organism. अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन और द क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली ये ग्लूकोज था. ग्लूकोज से क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट बना. यहाँ पे NAD+ से NADH+ में रिड्यूस हुआ. जब यहाँ पे क्या था, बेसिकली 2 थे, वो एक वहाँ पे 2 H+ रिमूव हो गए, LDH एसिड बन गया. उसके बाद वो आगे पायरुविक एसिड बना. पायरुविक एसिड की फेट डिसाइड हुई, भाई वो लैक्टिक एसिड में जाने वाला है कि पायरुविक एसिड के थ्रू इथेनॉल CO2 बनेगा. यहाँ पे अलग एंजाइम था लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे अल्कोहल वाला था अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड द कार्बोक्सी. ये दोनों एंजाइम्स से हमें एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं. फिर वापस यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट बना था वापस से NAD+ और NAD+ में चेंज हो जाता है. ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथवेज थे. अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्लेक्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज पायरुवेट, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी. द क्रूशियल इवेंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन आर. क्या क्या क्रूशियल इवेंट्स हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना पायरुवेट का बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दो पायरुवेट को स्टेप वाइज, उसमें से जितने भी हाइड्रोजन आइटम है उसे रिमूव कर दो, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ और लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स उसमें निकलते हैं. द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन आइटम टू द मॉलिकुलर O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, कि पास करना जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में मॉलिकुलर O2 को देना, जिससे क्या बन सके, ATP बन सके. तो ये इसके क्या है, क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट इज़ दैट, क्या ज़रूरी है यहाँ पे नोट करना कि जो फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वाइल द सेकेंड प्रोसेस लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये इंपॉर्टेंट कि जो पहला प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के. वहीं पे जो सेकंड प्रोसेस होगा वो कहाँ होने वाला है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे परफॉर्म होगा. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol or the cytoplasm after it enter the mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation. अब वो किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा. कॉम्प्लेक्स ऑफ सेट ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे परफॉर्म होती हैं, जो किस एंजाइम के द्वारा, पायरुविक डीहाइड्रोजनेज. अब एंजाइम्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा कौन से एंजाइम के थ्रू होगा, पायरुविक डीहाइड्रोजनेज. जो रिएक्शन है कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डीहाइड्रोजनेज रिक्वायर अ पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स, और दूसरे एंजाइम्स भी आते हैं इंक्लूडिंग NAD+ एंड द कोएंजाइम A. तो कोएंजाइम A एंड NADA+ और पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज. तो पायरुविक एसिड का क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली CO2 कार्बन रिमूव कर रहे हैं. तो पायरुविक एसिड था, कोएंजाइम आया, NAD+ आया, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज आया और साथ में मैग्नीशियम 2+ आयन भी है, एसिटाइल कोएंजाइम A बना, CO2 रिमूव हुई, NADH+ भी निकल गया. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के टाइम पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब देखो, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिल रहे थे. अब 2 पायरुविक एसिड जब चेंज होंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं. तो हमें लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH+ प्रोड्यूस होते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का, जो कहाँ से आए हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आया है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो एंटर करेगा एक साइक्लिक पाथवे में जिसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और मोर कॉमनली कॉल्ड एज द क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. एज अ साइंटिस्ट हैंस एंड क्रैब हु फर्स्ट एलुकेटेड इट, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में दिखाया था, बताया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम दैट इज क्रेब्स साइकिल. क्योंकि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले से एलुकेट किया था, दैट इज हैंस क्रैब. Tricarboxylic acid cycle. The TCA cycle starts with the condensation of the acetyl group with the oxaloacetic acid. मतलब जो TCA cycle स्टार्ट होती है, कंडेंसेशन होता है एसिटाइल ग्रुप का ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के साथ और वाटर के साथ, फिर उससे मिलता है हमें सिट्रिक एसिड.
तो हमारा कोएंजाइम ए दैट इज़ बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस हुआ किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस वाटर टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड। क्या बनाया उन्होंने, सिट्रिक एसिड बना दिया। द रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। किसने काम करा यहाँ पे, अब जो प्रोडक्ट बन रहा था सिट्रिक एसिड, तो एंजाइम भी क्या आया है, सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि उसे सिट्रिक एसिड बनाना है। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ को एंजाइम ए इज रिलीज। अब एसिटाइल को एंजाइम ए था, सिट्रिक एसिड बन गया यहाँ पे। सिट्रिक एसिड के साथ कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब जो सिट्रेट है वो आइसोमराइज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट आइसोमराइज हुआ आइसोसिट्रेट में। इट इज़ फॉलोड बाय द 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब इतने में क्या होंगे, 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में आ जाएंगे, जिससे क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद पूरा इसे या हमें समझ आ जाएगा। या फिर देखते हैं कि पायरुवेट था, पायरुवेट के बाद को एंजाइम ए NAD+ से वापस से रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, एक CO2 रिमूव हो रही है, एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, वो 2 कार्बन का है। फिर कैसे स्टार्ट हुई, जो एसिटाइल को एंजाइम था वो ऑक्सैलो एसिटिक के साथ कंडेंस हुआ, साथ में वाटर, और उन्होंने क्या बना दिया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाना था तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ हुआ, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम को यूज़ किया गया सिट्रिक एसिड बनाने में। सिट्रेट सिंथेटेज ये बन गया। उसके बाद सिट्रिक एसिड में क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, दैट इज CO2, और क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उससे पहले हमने पढ़ा कि जो सिट्रिक एसिड आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट में, वो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं करा है। आइसोसिट्रेट में बनेगा, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का था, एक CO2 निकल गई तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और साथ साथ में वहाँ से क्या निकल रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी जा रहा था। तो सिट्रिक एसिड बन गया, जिससे फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, और उसके बाद सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, और उसके बाद सक्सिनेल कोएंजाइम ए बनता है, देन सक्सिनिक एसिड। तो वही लिखा गया है, इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सक्सिनेल कोएंजाइम ए है ऑक्सीडाइज होगा वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू, ताकि ये साइकिल कंटिन्यू हो सके। अब जब कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनेल को एंजाइम का टू सक्सिनिक एसिड, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज होता है। ये PYQ है, पूछा गया है कि जब कन्वर्जन होता है सक्सिनेल को एंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या रिलीज होता है, ATP GTP ADP, तो GTP सिंथेसाइज होती है वहाँ पे। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप। कौन सा स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप है ड्यूरिंग द TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और द क्रेब्स साइकिल। तो वो स्टेप होता है जब सक्सिनिल को एंजाइम एक चेंज होता है सक्सिनिक एसिड में, वहाँ पे एक GTP सिंथेसाइज होती है, तो ये होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP कन्वर्ट हो जाता है GDP में विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द ADP, और तभी क्या ATP भी बनता है ADP से। तो हम यहाँ देखें अगर साइकिल में कि भाई एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस वाटर के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बनाया, जो एसिटाइल को एंजाइम था 2 कार्बन का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, मिलके 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना दिया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था आइसोसिट्रेट में या आइसोसिट्रिक में, फिर उसके बाद बन रहा था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, एक CO2 निकल गई, 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड चेंज होता है सक्सिनिल को एंजाइम ए में, जो फिर से एक CO2 निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 4 कार्बन का बनेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए। सक्सिनिल को एंजाइम ए से इस टाइम पे तुम यहाँ लिख सकते हो सक्सिनिल को एंजाइम ए। अब वो जब चेंज हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ पे एक GTP बन रही है, तो तुम यहाँ साइकिल के साइड में ही लिख लो, ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यही लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होता है। तो यह है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्या है, यहाँ पे GTP बन रही है। फिर सक्सिनिक एसिड बन गया, सक्सिनिक एसिड बनने के बाद फिर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऐसे ये कंटिन्यू होती जाएगी।
ऑल्सो देयर आर द 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD+ रिड्यूस होती है NADH और H+ में, और एक पॉइंट पे जहाँ पे यहीं पे FADH+ रिड्यूस हो रही है FADH2 में. Hence, the continued oxidation of the acetyl coenzyme A via the TCA cycle require the continued replenishment of the oxaloacetic acid. अब ये कह रहे हैं इस पूरी साइकिल को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, लगातार ऑक्जेलिक एसिडिक बनना चाहिए, उसको रिप्लेनिश करना है, तभी ये साइकिल कंटिन्यू हो पाएगी, क्योंकि यही फर्स्ट मेंबर है साइकिल का. तो क्वेश्चन पूछा जाता है TCA साइकिल का फर्स्ट मेंबर कौन है, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है. In addition, it also requires the regeneration of NAD+ and FAD+ from NADH and FADH2. और किसका रीजनरेशन करना है, इनका रीजनरेशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो फिर आगे साइकिल कैसे चलेगी. द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ द रेस्पिरेशन मे बी रिटन एज फॉलो. इस समरी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पायरुविक एसिड था. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये रिएक्शन से. पायरुविक एसिड, 4 NAD+, 1 FAD, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सब चाहिए. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये रिएक्शन होगी, 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 4 NADH और 4 H+, FADH2 का एक मॉलिक्यूल और एक ATP. ये पूरी रिएक्शन है सिट्रिक एसिड साइकिल की. तो हमें ये भी याद रखना है, सबसे पहले देखा कि हमने डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ, फिर NAD+ वापस कन्वर्ट हुआ NADH+ में, फिर उसके बाद जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड था, जब हमारा सक्सेनिल कोएंजाइम A बन रहा है, उस टाइम पे हो रही है एक NAD+ से NADH+ सीन. फिर जब सक्सेनिल कोएंजाइम A से सक्सेनिक एसिड बन रहा है तब GTP बन रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. फिर जब सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, जो भी 4 कार्बन का है, अब कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, तो वहाँ पे FADH2 बनेगा FADH+ से. फिर जब मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनेगा तो फिर NAD+ से NADH और H+ बन जाएगा. तो ये पूरी हमें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वी हैव टिल नाउ सीन दैट द ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज the CO2 and the 8 molecules of NADH and H+. कितने molecules, 8 molecules. किसके, NADH H+ के, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक के लिए फॉर 1 पायरुविक एसिड, तो 2 चलेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा. तो तभी देखा गया है कि कितने ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 और 8 मॉलिक्यूल NADH H+ का और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के सिंथेसाइज हुए. Besides just the 2 molecules of ATP in the TCA cycle, और 2 molecules आए हैं ATP के. You may be wondering why we have been discussing the respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised larger number of ATP has yet been synthesized. अभी तक हमें लग रहा है कि क्यों ही रेस्पिरेशन पढ़े जा रहे हैं, ना ही O2 यूटिलाइज, ना O2 मिल रही है हमें, ना भाई नंबर ऑफ ATP भी ज़्यादा नहीं मिल रहा. ऑल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH एंड H+, और इनका रोल क्या है जो सिंथेसाइज हो रहे हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन एंड द हाउ ATP सिंथेसाइज. अब हम पढ़ेंगे कि ATP कैसे सिंथेसाइज होगी और O2 का रोल क्या है. तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आई होप ये क्रेब्स साइकिल पर हमें समझ आ गई होगी तुम लोगों को, क्योंकि मैंने हर एक लाइन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डायग्राम में भी दिखाया है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो लाइन भी बताइए. ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, सबस्ट्रेट लेवल वाला क्वेश्चन, कि भाई कहाँ है, कहाँ पे NAD+ से NADH H+ बनेगा. NADH H+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. GTP बनती है कि ATP बनती है, और स्टार्ट ही कैसे होती है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, ये फर्स्ट मेंबर है, यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम A आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक बनाएगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा जो 5 कार्बन का है. अल्फा कीटोग्लूटारिक में से एक CO2 निकल जाना है. फिर सक्सेनिल कोएंजाइम A बनेगा, सक्सेनिल कोएंजाइम A बनने के बाद सक्सेनिक एसिड बनेगा, यहीं पे GTP बनेगी, यही सबस्ट्रेट लेवल हो गई. फिर सक्सेनिक एसिड बन गया, फिर मैलिक एसिड बनेगा, वो भी 4 कार्बन का, यहाँ पे एक FAD आ जाएगा. फिर जब मैलिक एसिड से ये बनेगा, फिर यहाँ पे NADH H+ बन जाना है. तो ये हमें याद करना है, एक में 4 NADH H+ फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP निकल रहे हैं,
एक एटीपी एक पे है, 2 एटीपी निकलेंगे उस टाइम पे जब कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल की बात की जाएगी, और FADH2 का एक मॉलिक्यूल अगर एक से बात करें। तो ये पूरी हमारी क्रेब्स साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले हमने फर्मेंटेशन देखी थी, वहाँ पे 2 एंजाइम्स देखे थे अलग अलग में, एल्कोहल वाले में, इथेनॉल वाले में 2 अलग एंजाइम थे, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में 2 अलग एंजाइम थे। 13% मैक्सिमम एल्कोहल कंसनट्रेशन जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इन केस तुम्हें कुछ समझ ना आया हो बता देना मुझे कमेंट में, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मैं उसे दोबारा बता दूंगी, दोबारा समझा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।